गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास। और कल हम लोगों ने देखा था चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम लोगों ने न्यू किंग्स किस तरीके से आए थे और उन्होंने अपने किंगडम्स को किस तरीके से एक्सपेंड किया था और कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, किस तरीके से न्यू डायनेस्टीज़ बनी थी, अलग अलग क्षेत्र में कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, कितने टाइप के टैक्सेस लिए गए जाते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जो हम लोगों ने वेल्थ के लिए मतलब मनी के लिए किस तरीके से युद्ध हुए थे, कई सारे राजाओं ने किस तरीके से एक दूसरे के क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे टेम्पल्स और जो स्कल्पचर हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, ये सारी चीज़ें कैसे बनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर दिया है। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम built by राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स। मतलब राज और राजेंद्र फर्स्ट जो थे, उन्होंने तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चरल मीन्स मंदिर ही ले लो एक तरीके से, जो पत्थरों से जुड़ी हुई स्थापत्य कला हम लोग बोलते हैं। मतलब किसी भी बिल्डिंग का काम होता है उसको बोलते हैं। तो आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर मीन्स मूर्तियों से रिलेटेड। तो स्कल्पचरल और आर्किटेक्चरल की फील्ड में बहुत ज़्यादा उनके टाइम पीरियड में चमत्कार हुए थे। मार्वल्स मीन्स चमत्कार, मतलब नई नई चीज़ें सामने आई थी। Chola temples often become the nuclei of settlements which grew around them। मतलब चोल मंदिर जो थे वो अपने आसपास की बस्तियों के न्यूक्ली मीन्स सेंटर बन गए थे। जो आसपास उनकी बस्तियां थी, सेटलमेंट्स थे, मतलब लोग जो रह रहे थे, उनके वो सेंटर बन गए थे जो चोल टेम्पल थे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर थे। टेम्पल्स वर आल्सो इंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। और ये टेम्पल्स जो थे रूलर्स और अदर्स लोगों के थ्रू दी गई ज़मीन, जो ज़मीन दान में दी जाती है ना, दान में दी गई ज़मीन से भी संपन्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा धनी संपन्न हो गए थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, priests, garland makers, cooks, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स etc। और ये जितने ये बोलते हैं कि ये जो ज़मीन थी, इनका जो खर्च था, इनका जो जीवन यापन था यहाँ के लोगों का, वो मंदिर के आसपास रहते थे और उसी में काम करते थे। मतलब जो लोग यहाँ पे आसपास रह रहे थे, उनका खर्च, उनका जीवन यापन मंदिरों में रहकर और वहीं पे काम करने से चलता था। जैसे कि वहाँ के प्रीस्ट मीन्स पुजारी, गार्लैंड हो गया माले बनाने वाला, कुक्स रसोई बावर्ची, और स्वीपर सफाई वाला, म्यूजिशियन मीन्स जो हम लोगों के संगीतकार होते हैं, और डांसर्स मंदिरों में पहले डांस करने वाले नर्तक भी रहते थे। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। और हम ये नहीं कह सकते कि पहले के टाइम पे मंदिर केवल वर्शिप मतलब पूजा का ही केंद्र होते थे, बल्कि वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ से भी जुड़े हुए होते थे। एमंगेस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। मतलब मंदिरों के साथ जुड़े हुए क्राफ्ट एसोसिएटेड में जो क्राफ्ट का वर्क होता था, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और जो ब्रोंज मीन्स कांसे की
प्रतिमाएं जो बनती थी, मूर्तियां बनती थी, उसका काम उनमें सबसे ज़्यादा अलग था। चोल ब्रोंज इमेज आर कंसीडर्ड एमंगेस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और चोल साम्राज्य के टाइम पे जो ब्रोंज की इमेज बनती थी, कांसे की प्रतिमाएं बनती थी, वो संसार वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well as। कभी ज़्यादातर जो मूर्तियाँ होती थीं वो डिटीज मीन्स देवी देवताओं की होती थी, और समटाइम्स कभी कभी मूर्तियाँ उनके डिवोटीज मीन्स भक्तों की भी बनाई जाती थी। जैसे कि एक यही मूर्ति ले लो, ये किसकी है? ब्रोंज इमेज है, कांसे की है। आगे ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये एक देखो टेम्पल बना हुआ है, चोल साम्राज्य का ही है। देखो फिगर 3 में लिखा है द टेम्पल एट गंगोईकोंडा चोलपुरम। ये टेम्पल जो है गंगोईकोंडा चोलपुर का है। नोटिस द वे इन विच द रूफ tapers also look at the elaborate stone sculpture used to decorate the outer walls। दिया है कि इसकी जो छत है वो बहुत, रूफ जो है वो पतली है और बाहर की दीवारों को सजाने के लिए इस पे इस स्टोन का यूज़ किया गया है, जिससे कि प्रतिमाएं जो हैं वो अलग से दिखाई अलंकृत हो रही हैं, कि क्या प्रतिमाएं उन्हें भी देखा जा सकता है। आगे दिया हुआ है हम लोगों का एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मतलब खेती और सिंचाई। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। बहुत सारी और अचीवमेंट के बावजूद यहाँ पे चोल साम्राज्य में एग्रीकल्चर में भी नए नए डेवलपमेंट हुए थे। लुक एट मैप 2 अगेन, मैप 2 को अगेन लुक कीजिए, वॉच कीजिए। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कि मतलब रिवर कावेरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कई सारी छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। और ये जितनी भी ब्रांच हैं उसकी, वो हर ब्रांच अलग अलग ओवरफ्लो मीन्स पानी ले जाती है और अपने किनारों पे फर्टाइल सॉइल को भी कलेक्ट करती है, जमा करती है। वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। और इसका जो पानी है जो इन ब्रांचों से जाता है वो एग्रीकल्चर के लिए इनफ मात्रा में मॉइस्चर मीन्स नमी देता है, जो कि पर्टिकुलर चावल की खेती के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Although agriculture had developed earlier in other part of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up to large scale cultivation। जबकि तमिलनाडु के कई दूसरे हिस्सों में एग्रीकल्चर पहले ही डेवलप हो चुकी थी, फिर भी 5th और 6th सेंचुरी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन की शुरुआत हुई। फॉरेस्ट हैड टू बी डिक्लेयर्ड इन सम रीजन्स, कुछ जगहों पे जंगलों को साफ किया गया। लैंड्स हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, और दूसरे इलाकों पे लैंड को लेवल पे किया गया मतलब समतल बनाया गया। इन द डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड to carry water to the field. In many areas 2 crops were grown in a year। मतलब यहाँ पे कहा गया कि इन डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट है, मतलब डेल्टा रीजन में बाढ़ को रोकने के लिए, एम्बार्कमेंट मीन्स होता है तटबंध, मतलब किनारों पे बांध ऐसे बना दिए ना, बांध बना दिए जाते थे। टू बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, जिससे बाढ़ को रोका जा सके। एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्ट मीन्स नहरों का भी निर्माण किया गया था। कैरी वाटर टू द फील्ड, खेतों तक पानी ले जाने के लिए। और
और कई जगहों पे एक साल में 2-2 फसलें भी ग्रो की जाती थी। और यहाँ पे देखिए जो फिगर दिया था, क्या दिया था, अ चोल ब्रोंज स्कल्पचर, चोल साम्राज्य में एक ब्रोंज कांसे की मूर्ति है ये। नोटिस हाउ केयरफुल्ली इट इज डेकोरेटेड, इसको सावधानी से देखिए कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। टू फाइंड आउट हाउ दीज इमेज वर मेड, चैप्टर 6, और ऐसी कई सारी इमेजेस हमें चैप्टर 6 में देखने को मिलेंगी। एक ये पिक्चर बनी हुई है आपकी, देखो फिगर 5 दिया है, अ 9th सेंचुरी स्लुइस गेट इन तमिलनाडु, मतलब 9th सेंचुरी का एक स्लुइस गेट मीन्स जल से भरा हुआ द्वार, जल द्वार, ये तमिलनाडु का है। It regulated the outflow of water from a tank into the channels that irrigate the field। ये टैंक से, मतलब जो एक टैंक से रिवर की ब्रांच में पानी के प्रवाह को इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। वाटर फ्लो को, ओवर वाटर फ्लो को इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। स्लुइस गेट इज ट्रेडिशनली a wood or metal barrier which is commonly used to control water level and flow rates in rivers and canals। जो स्लुइस गेट होता है वो ट्रेडिशनल तरीके से या तो वुड का या मेटल का बना हुआ एक बैरियर होता है, मतलब एक बांध होता है जिसके थ्रू हम लोग कॉमन तरीके से वाटर को कंट्रोल करते हैं रिवर या कैनल्स में ओवरफ्लो होने से। आगे दिया है, इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, कई जगहों पर वाटर जो है क्रॉप्स के लिए आर्टिफिशियल तरीके से लिया जाता था, आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे क्रॉप्स को वाटर दिया जाता था। अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते थे। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, मतलब कुछ एरिया में कुएं खुदवाए गए थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, बहुत जगहों पे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स बनवाए गए थे। रिमेंबर डैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। रिमेंबर डैट, ये आपको ये ध्यान रहे कि इरिगेशन वर्क में पूरी एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब कितना लेबर, मतलब कितना परिश्रम हो, किस तरीके के सोर्स हो, इनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। वर्क को मेंटेन करना मतलब उसकी देख रेख करना, और ये डिसाइड करना कि वाटर को किस तरीके से किस जगह पे पहुंचाना है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटी, और ज़्यादातर जो यहाँ के रूलर्स थे वो यहाँ पे गांव में ही रहने वाले थे, तो वो इन सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अम्पायर, मतलब हमारे जो अम्पायर था, साम्राज्य था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, प्रशासन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर बिकम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स थे, किसानों की जो बस्तियाँ थी, उनको उर कहा जाता था। और इरिगेशन, खेती में इरिगेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध होके फैल रही थी। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, और ऐसे ही कई सारे गांव का जो एक ग्रुप होता था उसको मिला के नाडू कहा जाता था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और ये जो विलेज काउंसिल थी और नाडू मतलब कई सारे गाँव का जो ग्रुप है, नाडू हमारे मिल के कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते थे, जिनमें कि कई, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में वो क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, मतलब न्याय दिलाना, जस्टिस न्याय दिलाना, और कलेक्टिंग टैक्स वसूलने जैसे काम करना। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्ला कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल control over the affairs of the Nadu under the supervision of the control Chola government, मतलब वेल्ला जाति के जो प्रॉस्परस
रिच पीजेंट्स थे, वेला जात के जो धनी किसान थे, वो सेंट्रल चोल गवर्नमेंट के अंडर में नाडु के कामकाजों को कंट्रोल करने में अच्छा खासा या उनकी देखरेख करने में अच्छा खासा कंट्रोल रखते थे। मतलब वेला जाति के लोग कंट्रोल करते थे अफेयर्स द नाडु के कामकाज को देखने में, निगरानी करने में। किसके अंडर में रहे कि सेंट्रल चोल गवर्नमेंट के अंडर में। द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंद वेलन, a Velan or peasant serving 3 kings, Ayal chief etc. मतलब द चोल किंग्स गेव, चोल किंग्स सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल, मतलब चोल किंग्स कुछ जो रिच लैंड ओनर्स थे, मतलब धनी जमीनों के मालिक जो थे, उनको सम्मान के रूप में कुछ टाइटल्स दे देते थे। अब कैसे टाइटल्स? जैसे कि मुवेंद वेलन का टाइटल जो दिया जाता था वो 3 राजाओं की सेवा करने वाले किसान को देते थे। अगर 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाला जो किसान होता था उसे मुवेंद वेलन कहते थे। अरैयार कहते थे जो वहाँ का चीफ होता था। ऐसी बहुत एज मेकर ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब उसको सम्मान के रूप में, एंड इंस्टीट्यूटेड विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और साथ ही उसे अपने सेंटर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क भी, ऑफिशियल वर्क भी उसे सौंपे जाते थे। आगे दिया है टाइप्स ऑफ लैंड, जमीन कितनी टाइप की थी? तो चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, चोला इंस्क्रिप्शन में कई तरीके की लैंड बताई गई है, जैसे कि वेलन वगई जो लैंड थी, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीज, मतलब ये नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते थे, ऐसे किसानों की जमीन होती थी। फिर दिया है ब्रह्मदेव वो जमीन होती थी जो ब्राह्मणों को लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, मतलब जो ब्राह्मणों को गिफ्ट की जाती थी। फिर दिया साल भोग होती थी लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, जो स्कूलों के रखरखाव के लिए दी जाती थी। फिर दिया है देवदान तिरुन मुट्टकनी, ये लैंड होती थी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ये वो लैंड होती थी जो मंदिरों के लिए दी जाती थी। और फिर दिया है पल्ली चंदनम, ये थी लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन धर्म को दी जाती थी वो पल्ली चंदनम होती थी। तो मतलब एक लैंड होती थी जो नॉन ब्राह्मण्स के लिए होती थी, सेकंड होती थी जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, फिर होती थी स्कूल्स के लिए, मंदिरों के लिए, और जैन लोगों को दान में देने वाली अलग अलग सारी लैंड्स थी। We have seen the Brahmanas often receive land grants or Brahmadev. As a result, a large number of Brahmanas settled emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पे जमीन दान में दी जाती थी, ब्रह्मदेव या दान के रूप में। उसी का ये रिजल्ट हुआ कि कावेरी रिवर की जो घाटियाँ थीं और दूसरे साउथ इंडिया के जो हिस्से थे वहाँ पे एक लार्ज नंबर में ब्राह्मणों की बस्तियाँ बस गईं। ईच ब्रह्मदेव was looked after by an assembly or सभा of prominent ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, और हर एक ब्रह्मदेव का जो देख रेख थी वो इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट मीन्स प्रमुख, ब्राह्मण लैंड होल्डर्स मीन्स भूस्वामी की एक सभा के द्वारा की जाती थी। मतलब हर एक ब्रह्मदेव, मतलब जैसी जमीन जो दान में मिली उसकी देख रेख प्रमुख ब्राह्मणों के स्वामी, जमीनों के स्वामी के सभा के द्वारा की जाती थी। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी इफिशियंटली, और ये असेंबली बहुत इफिशियंटली मीन्स कुशलता पूर्वक अपने कार्य को करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। दीज डिसीजंस वर रिकॉर्डेड, ये सारे डिसीजंस रिकॉर्ड किए जाते थे डिटेल में, इन इंस्क्रिप्शन मीन्स पत्थरों पे शिलालेख में लेख लिखा के, ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, और ज़्यादातर टेम्पल्स की पत्थरों की दीवारों पर ये सारे लेख लिखाए जाते थे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज
Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. और जो नागाराम नाम के जो ट्रेड एसोसिएशन था, ट्रेडर्स का, व्यापारियों का जो संघ था, वो अक्सर शहरों में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, टाउन्स में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स परफॉर्म करता था. इंस्क्रिप्शन फॉर उत्तर मैरूर इन चिंगलपुट district, Tamil Nadu provide details of the way in which the सभा was organized. तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के उत्तर मैरूर में कुछ हमें क्या चीज़ मिली? इंस्क्रिप्शंस मिले, अभिलेख मिले, जिनमें इस बात का डिटेल्स में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा कैसी होनी चाहिए. द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स etc. मतलब इसमें सिंचाई, इरिगेशन वर्क, बाग बगीचों, गार्डन वर्क और टेम्पल्स आदि की देख रेख के लिए डिफरेंट सेपरेट अलग अलग कमेटी होनी चाहिए. इन सारी चीज़ों का वर्णन उसमें किया गया है. नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ palm leaf. These tickets were put into a earthen pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. मतलब इसमें ये जो कमेटियाँ थी, इनके जो मेंबर्स बनाए जाने थे, वो किस तरीके से एलिजिबल हों, इसके लिए एक तांबे के मतलब जो पाम लीफ के छोटे छोटे टिकटों पे उन सारे लोगों के नाम लिखे जाते थे. मतलब इन जो कमेटी है, कमेटी में कौन कौन से लोगों को मेंबर बनाना है, इसके डिसीजन के लिए पहले पाम लीफ पे नाम लिखे जाते थे और उन टिकटों को अर्धनवर पॉट मीन्स मिट्टी के बने बर्तनों में रख दिया जाता था. फिर किसी छोटे लड़के से हर समिति के लिए एक एक टिकट निकालने को कहा जाता था. मतलब छोटा बच्चा जो कि कुछ जानता ही नहीं है, ऐसे बच्चे से निकलवाएंगे तो जिसके नाम की टिकट आ गई उन लोगों को वहाँ पे काम दिया जाता था. इस तरीके से वर्क किया जाता था. दिया है इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट. इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट किस टाइप के थे तो देखते हैं. दिया है हु कुड बी अ मेंबर ऑफ अ सभा. उस सभा का मेंबर कौन बनेगा. द उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन लेस डाउन. उत्तर मैरूर के एक इंस्क्रिप्शन से ये चीज़ पता चलती है. दिया है ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड. सभा की जो मेंबर बनने की इच्छा बहुत सारे लोगों में होती थी. लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए. मतलब अब जो ये लोग जो बनना चाहते हैं, वो लोग ऐसी ज़मीन के मालिक हों जहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो. मतलब सभा के मेंबर वही लोग बन सकते हैं जो ऐसी ज़मीन के मालिक हों जहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था. दे शुड हैव देयर ओन होम्स. उनके पास अपना घर होना चाहिए. दे शुड बी बिटवीन 30 and 70 ईयर्स ऑफ एज. वो उनकी एज 35 से 70 ईयर्स के बीच होनी चाहिए. दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास. उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए. दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट. उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासन की जानकारी और वो ईमानदार होने चाहिए. इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी. अगर कोई पर्सन लास्ट 3 years से किसी कमेटी का मेंबर रहा है तो वो किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है. एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. अगर किसी ने अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स को सबमिट नहीं किया है तो वह ये इलेक्शंस नहीं लड़ सकता है. उसके बाद दिया है वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन वेयर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द पेरिया पुरनम
a 12th century Tamil work which inform us about the lives of ordinary men and women। और इसी इंस्क्रिप्शन के थ्रू किंग्स और पावरफुल मैन्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है। लेकिन ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो सिंपल मैन और वुमेन थी उन राज्यों में कि वो कैसे हैं, मतलब इन अभिलेखों से हम राजाओं के बारे में और पावरफुल लोगों के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि वहाँ पे जो सिंपल ऑर्डिनरी मीन्स साधारण जो आदमी औरतें थी वो कैसे रह रहे थे, उनकी लाइफ कैसी थी। 12th सेंचुरी की एक तमिल वर्क मतलब तमिल लैंग्वेज में जो एक बुक लिखी गई थी या एक कृति लिखी गई थी जिसका नाम था पेरिया पूर्णम, उससे एक एग्जाम्पल मिलता है। क्या मिलता है? ऑन द आउट स्कर्ट ऑफ एडनोर वॉज अ स्मॉल hamlet of पुलियाज, a name used for a social group considered outcast by Brahmanas and villas studded with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in manual occupation। मतलब अडनूर की किनार आउटस्कर्ट्स मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बॉर्डर्स, आउटस्कर्ट्स का मीन्स बॉर्डर ले सकते हैं। तो अडनूर जो है वो प्लेस है, अडनूर के बॉर्डर पर पुलियाज मीन्स फूस की झाड़ घास फूस की पुरानी छतों को ढाल के, मतलब थेसेस मीन्स छतों को ढाल के छोटी छोटी झोपड़ियों में बना से सटा हुआ एक पुलाया बनाया जाता था। पुलाया क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसे ब्राह्मणों और वेल्लास जैसे बड़े लोगों की सोसाइटी से बाहर रखा गया हो, मतलब ऐसा एरिया बनाया जाता था। वहाँ पे लोगों का एक छोटा सा पुरवा होता था, छोटी सी पुरवा होता था जिसमें छोटे किस्म के खेतिहर मजदूर या छोटे काम करने वाले लोग रखे रहते थे। इन द their soles of the huts covered with strips of leather, little chickens moved about in groups, dark children who wore bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies in the shade of Marudu Arjuna tree. A female labor put her baby to sleep on the seat of leather. There were mango trees from whose branch drums were hanging, and under the coconut palm। यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे रीड करते हैं कोकोनट प्लाम। चलो यहाँ से देखते कहाँ था। इन द थ्री देयर सोल्स ऑफ द हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप ऑफ लेदर, मतलब उनकी जो झोपड़ियाँ थी उनकी छत चमड़े के पट्टों से ढकी होती थी। लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप, और छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे या छोटी छोटी मुर्गियाँ वहाँ ग्रुप्स में घूमा करती थी। डार्क चिल्ड्रन हु वोर ब्रेसलेट ऑफ ब्लैक आयरन वर प्राइसिंग अबाउट, और गहरे मतलब डार्क चिल्ड्रन मीन्स काले काले बच्चे लोहे के कंगनों को हाथ में पहने रहते थे। कैरिंग लिटिल पपीज, छोटे छोटे पिल्लों को उठाए रहते थे। इन द शेड ऑफ मरूडू ट्रीज, और मरूडू पेड़ की छाया के नीचे। अ फीमेल लेबर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन द सीट ऑफ लेदर, एक चमड़े की छाल बिछाकर उस पे अपने बच्चे को सुला देती है। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांच ड्रम्स वर हैंगिंग, और आम के पेड़ों पे वहाँ पे बहुत सारे ड्रम्स जो लोग बजाते नहीं हैं शादी आदि में ढोल, मतलब वो लटके रहते थे। अंडर द कोकोनट पाम्स, और नारियल के पेड़ों के नीचे। इन लिटिल हॉलो ऑन द ग्राउंड, जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बने होते थे। टिनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर व्लिपिंग, मतलब वहाँ पे छोटी छोटी कुतियाँ मतलब अब वहाँ पे लेटी होती थी। उसके बाद दिया द रेड क्रेस्ट कॉक्स क्रोड बिफोर डॉन कॉलिंग द ब्राउनी पुलियार
in their day work and by day. Under the shade of kanji trees spread the voice of wavy-haired Pulia women singing as they were husking paddy. मीन्स सिर पे रेड कलर की क्रैश्ड कॉक्स मीन्स जो रेड रेड से कलगी नहीं बनी होती मुर्गे के, वो बने वाले मुर्गे को सुबह होने से पहले ही पुलैयार को अपने काम पे जाने के लिए बांग देना शुरू कर देते थे। मतलब पुलैयार के लोगों को सुबह से ही वो बोल बोल के जगाना शुरू कर देते थे। अंडर द शेड ऑफ कांजी ट्री, और कांजी ट्री की छाया में औरतें वहाँ पे सिंगिंग करते हुए धान कूटती हुई नजर आती थीं। There any brahmanas in this hamlet? क्या इस hamlet में कहीं भी आपको ब्राह्मण पता चलते हैं? डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वर टेकिंग प्लेस इन द विलेज। हमें गांव की लोगों की सारी एक्टिविटी के बारे में बताना है। वाई डू थिंक टेम्पल्स इंस्क्रिप्शन इग्नोर दीज एक्टिविटी, और इन इंस्क्रिप्शंस में वाई डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है टेम्पल्स इंस्क्रिप्शन कि टेम्पलों के इंस्क्रिप्शन में ये सारी एक्टिविटीज़ को क्यों इग्नोर किया गया? ऊपर का ये दिया है, डू यू थिंक वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दीज असेंबलीज? क्या आपको लगता है जो ऊपर असेंबली के बारे में बताया गया था, सभाओं कमेटी के बारे में, क्या उनमें वुमेन पार्टिसिपेट करती थी? इन योर व्यू आर लॉटरीज यूजफुल इन चूजिंग मेंबर ऑफ कमेटी, और क्या चुनाव करने के लिए लॉटरी यूज़ करने का तरीका यूज़फुल था? मतलब ये पर्ची वाला जो तरीका था वो यूज़फुल था। आगे दिया है चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, चाइना के टैंग डायनेस्टी के बारे में दिया है द चाइना एंड एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द टैंग डायनेस्टी विच रिमेन्ड इन पावर अबाउट 300 years फ्रॉम द 7th to the 10th centuries। चाइना में टैंग डायनेस्टी के अंडर में एक अम्पायर इस्टेब्लिश हुई थी जो लगभग 300 ईयर्स तक चली थी, मतलब 7th century से 10th century तक रही थी। Its capital Xi'an was one of the largest city in the world visited by Turk, Iranis, Indians, Japanese and Koreans। मतलब इसकी जो कैपिटल्स थी ज़ियान दुनिया की सबसे बड़ी सिटी में से जानी जाती थी, जहाँ पे तुर्क, ईरानी, इंडियंस, जापानी और कोरियाई लोग आया जाया करते थे। द टैंग एम्पायर was administrated by the bureaucracy recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it। और टैंग एम्पायर में एग्जामिनेशन के थ्रू वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में नौकरशाही के लिए लोगों का चयन किया जाता था, और इस एग्जामिनेशन में जो व्यक्ति चाहे वो बैठ सकता था। दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंज टिल 1911। और अधिकारियों की चुनाव की ये जो व्यवस्था थी ये कुछ बदलावों के साथ 1911 तक लगातार चलती रही। मतलब इसी तरीके से वहाँ एग्जामिनेशन के थ्रू लोगों का चयन होता था। इन व्हाट वेज वाज द सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेवलेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम था वो किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिस्टम से अलग था। और इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर एंड होता है। सो थैंक यू।